ओके, देखो, a parallel plate capacitor of area A, plate suspended, plate separation D and capacitance C is filled with four dielectric material having dielectric constant K1, K2, K3, K4 shown in the figure below. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in the capacitor, then its dielectric constant K is given by. तो ये जो कैपेसिटेंस, ये जो टोटल एक कैपेसिटर दे चुका है, ओके, इसका जो सेपरेशन है डी है, एरिया जो है ए है, टोटल एरिया जो है ए है, एंड ये जो K1, K2, K3, K4 है, ये चारों मिलाकर उसका कैपेसिटेंस सी होता है। ओके, तो मैं चारों को हटाकर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दूं तो उनका कैपेसिटेंस भी सी ही रहेगा। तो इनका कैपेसिटेंस सी ही रहेगा तो के का वैल्यू, मैं एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डालने वाला हूँ, उसका के का रिलेशन K1, K2, K3, K4 के साथ क्या होगा। ये डायग्राम से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो कौन सा कैपेसिटर। देखो, मैं इसको एक एक कैपेसिटर मान लूंगा। ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। इसको मैं चार कैपेसिटर में डिवाइड कर सकता हूँ, आगे नहीं, जरूर कर सकता हूँ। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका जो एरिया है A/3, एंड इसका जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, एंड इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D/2। सिमिलरली इसका भी निकाल सकता हूँ, सिमिलरली इसका भी निकाल सकता हूँ। मुझे डायग्राम से ये पता चल रहा है कि ये तीनों जो है, ये तीनों जो कैपेसिटर है, ये तो तीनों क्या है, सीरीज में है। इसको मैंने C1 दे दिया, इसको मैंने C2, इसको मैंने C3। C1, C2, C3 ये तीनों क्या है, सीरीज में है। एंड ये और एक कैपेसिटर मैंने ले लिया C4। C1, C2, C3 सीरीज में है, एंड ये C4 के साथ पैरेलल बना हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है। C1, C2, C3 क्या है, सीरीज में है, एंड ये C4 के साथ पैरेलल बना हुआ है। मुझे बताओ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। एक कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ इसका कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। अब मैं चारों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने वाला हूँ। C1 निकालूंगा, C2 निकालूंगा, C3 निकालूंगा, C4 निकालूंगा। चलो निकाल दे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। C1 क्या हो जाएगा, K क्या है इसका, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है A/3, बाई डिस्टेंस क्या है D/2, इसका जो डिस्टेंस क्या है D/2, तो D/2। तो क्या हो जाएगा, 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बस K2 हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C3 सेम ही रहेगा, 2/3 K3 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। अब अब C4 क्या होगा, C4 को देखो, C4 का कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K4,
एप्सिलॉन नॉट। C4 का जो है ये टोटल एरिया का कितना पार्ट है, हाफ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A/2। डिस्टेंस कितना पार्ट है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या बन जाएगा, C4 के लिए, देखो देखो C4 के लिए ए नहीं घट रहा है, सॉरी, ए से ए ही हो रहा है। देखो एरिया मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स ये जो एरिया है इससे पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है करंट, तो ये जो एरिया टोटल एरिया कवर कर रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है एरिया, देखो इसको एरिया A/3 क्यों लिया, क्योंकि ये जो एरिया था इस एक्सिस में एरिया दिया है, ये जो एरिया था ये तीनों पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया A/3 हो जा रहा है। बट इसका कैपेसिटर C4 का, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो करंट फ्लोइंग का जो एरिया, ये तो टोटल ए ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए की जगह पर ए हो जाएगा। बट डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका डिस्टेंस सेपरेशन, इसका सेपरेशन क्या हो जाएगा, D/2, तो D/2 दैट मीन्स 2K4 एप्सिलॉन A/D। तो C1, C2, C3, C4 पता चल चुका है। ओके, अब देखेंगे डायग्राम को, देखो क्या बता रहा है, डायग्राम ये बता रहा है कि C1, C2, C3 ये तीनों सीरीज में हैं। ओके, एंड ये तीनों सीरीज में रहकर C4 के साथ पैरेलल बना रहे हैं। क्या ये डायग्राम का मीनिंग क्या है, C1, C2, C3 सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में रहकर C4 को पैरेलल बना रहे हैं। तो 1/C नेट क्या हो जाएगा, 1/C नेट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1/C4। देखो अच्छे से देखो, ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये जो तीनों कैपेसिटर है C1, C2, C3, ये तीनों को मैंने मान लिया, मैंने CA मान लिया। मुझे अब पता चल रहा है कि CA एंड C4 ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/C नेट इक्वल टू 1/CA प्लस 1/C4। तो अब मुझे बताओ CA क्या होगा, CA मतलब C1, C1, C2, C3 तीनों कैसे है, सीरीज में है। एंड कैपेसिटेंस का सीरीज का कनेक्शन क्या हो जाता है, सॉरी क्या गलत बोल दिया क्या मैंने, देखो देखो रेजिस्टेंस, पहले इसको देखो, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है शेषाद्री, रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में कनेक्ट करवा दूं तो क्या हो जाता है, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लूं, ऐसे होता है कि नहीं, रेजिस्टेंस को पैरेलल में 1/R नेट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे होता है। तो कैपेसिटेंस का सीरीज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कैपेसिटेंस का सीरीज क्या हो जाएगा, 1/C नेट दैट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, सिमिलरली कैपेसिटेंस का पैरेलल, सी पैरेलल में क्या हो जाएगा, सी नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके,
तो ये जो C1 C2 C3 है पैरेलल है, किसके साथ सीरीज बना हुआ है? C4 के साथ सीरीज बना हुआ है। ओके, तो सीरीज किसके पास बना हुआ है? Ca and C4 सीरीज बना हुआ है, इसलिए मैंने इसका ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे पता करना है Ca क्या है। Ca क्या है? C1 C2 C3, C1 C2 C3 कैसे बना हुआ है? पैरेलल बना हुआ है, इसलिए Ca इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, लिखो ऐसे कि C1 C2 C3 ये तीनों पैरेलल है, जो कि C4 के साथ सीरीज बना हुआ है। ओके, लिख लिया। C1 C2 C3 ये तीनों पैरेलल बना हुआ है, C4 के साथ सीरीज है। देखो, तो क्या पता चला हमें? C1 C2 C3, C1 C2 C3 क्या है? पैरेलल है। तो Ca क्या हो जाएगा? Ca इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो C1 का जो वैल्यू था क्या था? 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 2/3 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 2/3 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। हाँ कि नहीं? तो इसको मैं सारे को मिला दूं तो 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन हो जाएगा, K1 K2 K3। अब मुझे क्या करना है? नेट पता करना है। 1/C नेट इक्वल टू 1/Ca प्लस 1/C4। तो 1/2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D दैट इक्वल टू K1 K2 K3 प्लस प्लस C4 का वैल्यू क्या आया था? 2 1/1 होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K4। क्या सर? 2 एप्सिलॉन A/D इंटू K4, किसको मैं K4 ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, तो अब हमको इसका समेशन निकालना है, इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा। ये जो 1/, देखो 1/C नेट, ये जो सी नेट है, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि ये जो सी नेट है, इस सी नेट को मैं एक पूरा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भर रहा हूँ, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है के है। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में सी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट ए K/D। तो 1/C नेट के जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A K/D दैट इक्वल टू 1/2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट A K4/D लिख सकता हूँ। ओके, फिर से यहाँ पर एप्सिलॉन A/D क्या होगा? कॉमन निकाल कर मैं क्या करूंगा? इसके साथ कैंसिल कर लूंगा।
समझे नहीं? तो मेरा क्या बचेगा, 1/k दैट इक्वल टू 1/2/3 ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/2k4। हो जाएगा ऐसे? ऐसे हो जाएगा? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? ओके, तो होगा कि नहीं? तो इस 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? देखो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखना जरूरी है। 1/k दैट इक्वल टू 3/2 इंटू k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/2k4। तो ये जो नीचे दोनों है इसके टू से मल्टीप्लाई है, इसके टू से मल्टीप्लाई है। मैं क्या करूंगा, बोथ इक्वेशन से क्या कर लूंगा, टू से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 2/k दैट इक्वल टू 3/k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 1/k4। कौन सा ऑप्शन है? ओके, तो इस डायग्राम से ये पता करना जरूरी है, C1 C2 C3 C4 क्या पता चल गया? C1 C2 C3 ये तीनों पैरेलल है, C4 के साथ सीरीज में है। और इसका जो मैं सिंपल डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, C1 C2 C3 C4। ओके, नेक्स्ट। A parallel plate air capacitor has capacitance C. Okay, parallel plate air capacitor have a capacitance C. Distance of separation between plate is D and potential difference V is applied between the plates. Force of attraction between the plates of parallel plate capacitor कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, क्यू स्क्वेर, क्यू स्क्वेर बाई 2a epsilon naught। Force of attraction between plate of parallel plate capacitor q square 2a epsilon naught। तो यहाँ पर तो ये फॉर्मूला नहीं दिया है, तो मुझे कैसे पता करना होगा? तो मुझे पता है कैपेसिटेंस इक्वल सी इक्वल टू क्यू बाई भी। तो क्यू के जगह पर सी भी मैं डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल दिया C² V² 2a एप्सिलॉन। अब देखो ये फॉर्मूला है कि, अरे भाई ये भी तो फॉर्मूला नहीं है। ओके, मुझे और क्या पता है, मुझे ये पता है C = εo(a/d)। तो εo(a)=CD। तो मैं ये εo(a)=CD डाल सकता हूँ, C²V²/2 CD। तो C कैंसिल, CV²/2D, CV²/2D हो गया। ओके, नेक्स्ट। A conducting sphere of radius r is given by charge q। कंडक्टिंग क्या दिया है, स्पीयर दिया है। कंडक्टिंग स्पीयर मींस होलो स्पीयर, ये हमेशा याद रखना, कंडक्टिंग स्पीयर मींस होलो स्पीयर। चार्ज q, the electric potential and the electric field at the center of sphere respectively। ये हमेशा याद रखना है कि कंडक्टिंग स्पीयर का मतलब
स्पेरिकल सेल और होलोस्फीयर। ये हमेशा याद रखना। कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर दिया हुआ तो अलग बात है, कंडक्टिंग स्फीयर बोल दिया है तो स्पेरिकल सेल। एंड मैं पिछले क्लास में बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि स्पेरिकल सेल में अंदर मीन सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है। तो स्पेरिकल सेल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा जीरो होता है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, चाहे वो इस पॉइंट में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो ये इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में भी इनसाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सरफेस में क्या होगा, सरफेस में क्या होगा, के क्यू बाई आर, अर्थ, अर्थ के आर स्क्वेयर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर स्क्वेयर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सरफेस में ये हो जाएगा, इसमें आर क्या होगा, आर होगा रेडियस। ओके, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या होगा, पोटेंशियल चाहे वो सरफेस में पूछे, चाहे इनसाइड पॉइंट में पूछे, चाहे सेंटर में पूछे, पोटेंशियल एक स्पेरिकल सेल का हमेशा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही रहेगा, जो कि Q/r ही रहेगा। ये हमेशा याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्पेरिकल सेल इनसाइड बोल दिया तो जीरो ही होगा, बट सरफेस के लिए K/Q/r² आर कैप। ओके, समझ में आया। बट पोटेंशियल पूछ लेगा तो, पोटेंशियल पूछ लेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल पूछ लेगा तो इनसाइड में एवरी पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो सरफेस हो। ओके, तो इसका क्या होगा आंसर, देखो एक कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पूछा है इनसाइड द स्फीयर, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है जीरो। देखो ये जीरो, ये भी आंसर है, सॉरी नहीं नहीं, ये तो आंसर नहीं, ये आर स्क्वायर दे चुका है। कभी कभी ऑप्शन ऐसे दे देता है कि जीरो एंड Q/4 पाई एप्सिलॉन आर, फिर भी इसको ही चूज करना है। क्यों, पहले हमें क्या पूछा है, पहले हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट। देखो पोटेंशियल दे चुका है 6x - 8xy - 8y + 6yz, where V is in the volt, XYZ in the meter. Okay, the electric force experienced by a charge 2 coulomb situated at point 111। तो हमें कूलम फोर्स पूछा है, तो कूलम फोर्स पता करने के लिए हमें क्या पता है, पता होना चाहिए कि कूलम फोर्स इक्वल टू क्या है, Q × E। तो हमें चार्ज तो पता चल चुका है 2 कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता करना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के अंदर रिलेशन क्या है, E = dV/dr। तो क्या हो जाएगा, EX = dV/dx, EY = dV/dो V/dो y। ओके, दो क्यों, यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल है। EZ = dO V/dो Z। ओके, ये सारे दो है, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब पता करो EX क्या है, EX क्या होगा, दो/dो x/V। V मतलब 6x - 8xy - 8y + 6yz। तो x की पार्शियल डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, और क्या किसका डेरिवेटिव निकलेगा, और किसका, और किसका, देखो देखो
और किसका निकलने वाला है? क्या गलत है क्या? हाँ हाँ, और क्या बात है? ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, प्लस नहीं। तो यहाँ पर आगे पर माइनस लगेगा। तो माइनस 6x का पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? 6। आगे माइनस है, माइनस माइनस और क्या कहाँ पर है? एक्स टर्म यहाँ पर है। तो -8xy का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव मतलब y क्या हो जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। तो +8y। तो ये x क्या आ गया? -6 +8y। सिमिलरली ई वाई 2/2y ऑफ भी। तो y थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके। तो ई क्या है? -2v/2r। ओके। इसका हम ई एक्स निकाले थे। ई एक्स क्या हो आया था? ई एक्स आया था -6 +8y। सिमिलरली ई वाई कैसा आएगा? डीवी -dv/dy। तो क्या हो जाएगा? 8x और किसका इसका निकालेंगे? -6z। ओके। सिमिलरली ई जेड का क्या होगा? डी भी बाई 2v/2z। 2v/2 -2v/2z। तो क्या हो जाएगा? -6y। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इक्वल टू ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। ओके। तो ई एक्स आई के -6 +8y आई के प्लस ई वाई क्या है? 8x + 8 -6z जे के प्लस ई जेड के प्लस प्लस नहीं, क्या हो जाएगा? -6y के। ओके। ओके। तो क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फोर्स कितना में? 1 1 1 में। तो एक्स के जगह पर 1 डालूंगा, वाई के जगह पर 1 डालूंगा, जेड के जगह पर 1 डालूंगा। तो क्या हो जाएगा? -6 + 8। तो क्या हो जाएगा? 2i के प्लस 8x 8 + 8 16 16 -6 क्या हो जाएगा? 10j के -6k। तो ई इक्वल टू हो गया ये। क्यू इक्वल टू तो हमें पता है 2 कूलम। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू 4i प्लस 20j -12k। ये जे कैफ है। ओके। और गलत हुआ? कुछ गलत है? सही है सब? और इसको ये से भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? देखो देखो, इसको ऐसे मत निकालो, ऐसे निकाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला? ये तो वेक्टर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मिला क्या? तो देखो क्यों मैंने वैसे नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड में है ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर मैग्नीट्यूड में है। तो मुझे मैग्नीट्यूड में ही डालना है। तो यहाँ पर ई वेक्टर क्या होगा? ये होगा 2i के प्लस 10j के -6k। तो ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा आएगा? ई का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्या हो जाएगा? 6 36 36 4 40 40 100 140 140 का रूट ओवर। ओके। 140 का रूट ओवर क्या हो जाएगा? 2√35। तो अब निकालो एफ। एफ इक्वल टू क्या? क्यू ई। क्यू क्या है? 2 है। ई क्या है? 2 × √35। तो 2 2 4 × √35।
ओके। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ो, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। Two thin dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 are inserted between plates of a parallel plate capacitor as shown as in figure. The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate P is correctly shown by. तो हमें पता है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो जाएगा उसका नया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर कुछ भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं रहता, ऐसे पैरेलल होता, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे होता है, ये जो इलेक्ट्रिक, ये मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तब मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस का ग्राफ ड्रा करूंगा तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों, ये बता रहा है कि एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब समझ रही हो, इक्वल है, एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब तक कि हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना डाले। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो गया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट बाई के। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट बाई के। तो अब देखो, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, तो ई ए क्या हो जाएगा, इस ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई K1। ई टू का क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई K2। और मुझे पता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, K1 K2 ये सब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। इस इस गैप में डाइलेक्ट्रिक है, नहीं है, तो इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही होगा। इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट ही होगा। इस गैप में, ये जो ए बी के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा या बढ़ेगा, किसी लार्ज नंबर को 1000 मान लो, उसको मैं पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करूँ तो वैल्यू क्या होगा, घटेगा ही, हाँ कि नहीं। तो इस पॉइंट में ए एंड बी के पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, घटने वाला है। तो किस में ज्यादा घटेंगे, ए के रेस्पेक्ट में ज्यादा घटेंगे या बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा घटेंगे। हमें पता है K1 ग्रेटर देन K2। अब देखो, मैं 1000 से 5 को डिवाइड कर रहा हूँ, 1000 से 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 200, इसका वैल्यू आ जाएगा 500। किसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा। जिसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू डिवाइड करने का वैल्यू कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ पर K2 क्या, K1 क्या है, ग्रेटर देन K2 है, तो यहाँ पर K2 क्या है, कम है, तो E2 EB ज्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू EA, हाँ कि नहीं। एंड सबसे ज्यादा क्या होगा, नॉट ई नोट सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम क्या होगा, EB, उससे और थोड़ा कम क्या हो जाएगा, ये। देखो अच्छे, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोला है, एक्सक्यूज मी K2 ग्रेटर सर। देन K1 बोला है, सॉरी, बहुत गड़बड़ हो गया।
क्या बोला है, K2 ग्रेटर देन K1 बोला है। तो K2 ग्रेटर देन K1 बोला होगा तो क्या होगा, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ई बी छोटा होगा, एंड सबसे जो बड़ा होगा ये होगा ई नॉट। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसे है, ये ऑप्शन को देखो, यहाँ पर ई नॉट ये है ई नॉट, तो ई नॉट छोटा है, ये बड़ा है, ई बी उससे बड़ा है, ये नहीं होगा। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ई नॉट ये है, हाँ सही है, ई ए उससे घट रहा है, सही है, फिर से ई नॉट है, बट ई बी क्या है, ई नॉट से भी बड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये तो कभी नहीं होगा। ओके, क्यों, ई नॉट तो ई नॉट है यहाँ पर, ई नॉट तो वो मेंटेन करके रखा है, बट यहाँ पर देखो ई ए एंड ई बी दोनों सेम डाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी, ई नॉट यहाँ पर है, ये थोड़ा घटा है, फिर से ई नॉट, फिर से ई बी और ज्यादा घटा है, फिर से ई नॉट, तो ऑप्शन सी। ओके, अगर समझ में, देखो A, B, C are the 3 points in a uniform circular field. The electric potential is, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, E इक्वल टू माइनस